हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से आप सबको वन डेयर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हृदय से वेलकम करता हूं। मेरे भाई, आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा टॉपिक मैं लेकर के आया हूं और बहुत ही आज मज़ा आ जाने वाला है। एकदम पूरा एकदम इस पूरे वीडियो को जब कंप्लीट करोगे तो आपको लगेगा कि ना हमने कुछ सीखा है, यहाँ से कुछ पढ़ा है और एकदम मज़ा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ मेरे भाई कि जो अभी आप थंबनेल में भी देखे होंगे और जो अभी अभी बोर्ड पे दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट, इसके लिए ना पूरा इंटरेस्ट के चैप्टर पे ही बहुत मेहनत किया है मैंने, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया है, चाहे वो कंटेंट पे हो चाहे वो कॉन्सेप्ट पे हो। तो कॉन्सेप्ट भी हमने जो यहाँ पे डेवलप करा है आप सबके लिए, वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। और यकीन मानो कि जहाँ से भी आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एकदम दिल गदगद हो जाएगा। तो पेन और कॉपी लेकर के हो जाइए तैयार। और इतना सा बात जरूर मैं कहूँगा आप सबसे, और इतना रिक्वेस्ट भी जरूर मैं करूँगा आपसे, क्योंकि आप पे हक बनता है कि भाई अगर हम आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है, तो आपका भी एक छोटा सा कर्तव्य बनता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा ये मेहनत पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आता है, तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और उन सभी बच्चों तक शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। ठीक है भाई? तो आप सबका बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं शुरुआत करना चाहूँगा। शुरुआत करने से पहले एक बड़ा प्यारा सा लाइन मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने सोचा आप सबसे साझा करूँ। लाइन कुछ इस प्रकार से है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसी बात पे एक और बेहतर लाइन कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां से भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एकदम पेन और कॉपी लेकर के हो गए होंगे तैयार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, यकीन मानो जब ये वीडियो लास्ट करोगे ना, आप सबसे एक रिक्वेस्ट मेरा जरूर है कि जब ये वीडियो शुरुआत करना तो कोशिश ये करना कि शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे चीजें समझ में नहीं आएगी, अगर आप बीच से देखने के प्रयास करेंगे चीजें समझ में नहीं आएगी। तो आपको शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखना है। बाकी जितने भी हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं उनको एकदम मजा आ जाने वाला है, और उन सभी बच्चों के लिए भी जो पहले पढ़े हुए हैं, वो प्रैक्टिस के तौर पे भी जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मजा आने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट और कंटेंट दोनों ही बेहतर है, एकदम लाजवाब है, बेमिसाल है। तो आज इस सेशन के माध्यम से मैं इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी चैप्टर है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एकदम से मैं बता दूं आपको, जो परेशानी है ना मेरे भाई, आपके चेहरे से जो सिकन है, आपके दिमाग में जो टेंशन रहता है ना इंटरेस्ट वाले चैप्टर से, वो एकदम से खत्म हो जाने वाला। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट वही है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ये इसका पहला वीडियो है, इसका बेसिक वीडियो है, इसका और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे जो धीरे धीरे करके आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है? लेकिन मेरा फिर से रिक्वेस्ट वही होगा कि आप शुरुआत से देखिएगा और एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है? आइएगा जल्दी से फटाफट। भाई, आप जो अभी बोर्ड पे दिख रहे हैं, चैप्टर का नाम बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है मेरे भाई? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण या फिर सरल ब्याज। अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा और मैं बताना भी चाहूंगा कि सरल ब्याज, साधारण ब्याज है क्या। तो देखो, साधारण ब्याज को जानने के लिए ना, साधारण ब्याज को जानने के लिए सबसे पहले ना आपको समझना पड़ेगा एक चीज, और वो है मेरे भाई, वो है रेट। क्या भाई? रेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दर। इस चीज पे चलेंगे हम अभी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में जो बेसिक टर्म यूज होना है, पहले इसके बारे में समझा दो, फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे बेहतर तरीके से, और फिर यहां से कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज भी करना आपके एग्जाम में भी, और प्रैक्टिस जब करिएगा तो उसी से आपको करना है। ठीक है ना? आज के सेशन में आपको फॉर्मूला से पूरा एकदम छुटकारा मिल जाएगा, फॉर्मूला से एकदम निजात दिला देंगे। और ध्यान से देखना, पहले बेसिक इसका टर्म समझ लो मेरे भाई। बेसिक टर्म्स का मतलब कि इस चैप्टर में जो बार बार चीजें यूज होने वाली है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल के रूप में मिलेगा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मूलधन। इसके बाद टाइम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? समय या फिर वक्त भी बोलते हैं, जो अभी आप सबका खराब चल रहा है, कुछ का बढ़िया भी चल रहा होगा। इसके बाद एक टर्म ये भी आता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है मेरे भाई? तो ये होता है ब्याज। अच्छा, इससे पहले इंटरेस्ट से पहले टाइम के बाद रेट लिख लीजिएगा। रेट, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? दर। इसके बाद मेरे भाई ये मिल जाता आपको यहां से इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? ब्याज।
या इसको हम एसआई भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और इसके बाद जो मिलने वाला है वो अमाउंट मिलने वाला है, अमाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन एक एक करके मैं इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा फिर आगे जब क्वेश्चन में बार बार ये चीज़ें दिखेंगी तो आपको परेशान करेंगी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके क्लियर कर देता हूँ और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के भी ये चीज़ों को क्लियर करेंगे हम, ठीक है। देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल की हम बात कर ले तो प्रिंसिपल वह धन होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल वह धन होता है जो धन आप किसी से उधार लेते हो या फिर किसी को उधार देते हो। जैसे आपको जरूरत पड़ती है तो आप बैंक जाते हो और बैंक से उधार कुछ पैसा लेकर के आते हो, तो वहां पे जो पैसा आप जो उधार ले रहे होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन के रूप में। या मान लीजिए आप सूद पे पैसा चलाते हैं, किसी को आप देंगे तो उस केस में जो आप पैसा दे रहे हैं वो क्या होगा, मूलधन के रूप में होगा। क्लियर है बात। तो जिससे हम उधार लेते हैं, कोई पैसा किसी से उधार लिया जाए या फिर किसी को उधार दिया जाए, वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। समय, जब आप बैंक जाते हो, बैंक वालों से ये बोलते हो कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो बैंक वाला आपसे टाइम भी पूछता है कि बताओ भाई कितने समय के लिए चाहिए। तो ये जो टाइम है ये वही टाइम है, समझ आ रही होगी मेरी बात, ठीक है ना। अब ये ब्याज की दर, रेट जो है ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो ये भी मैं बता दूं। जब आप बैंक वालों से जाकर के बोलते हो कि मुझे इतने पैसा चाहिए इतने समय के लिए, तो फिर बैंक आपसे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है कि भाई हम इस रेट पर आपसे, इस दर पे आपसे हम ब्याज लेंगे। जैसे गांव में आज भी चलता है प्रति सैकड़, गांव में ऐसे चलता है सैकड़ के हिसाब से, 7 रुपए सैकड़, 9 रुपए सैकड़, प्रति सैकड़ 10 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 रुपए पे 10 रुपया हम आपसे ब्याज लेंगे, प्रत्येक 100 रुपए पे 7 रुपये ब्याज लेंगे। अगर प्रति एक सैकड़ 11 रुपया अगर ब्याज की दर है, तो वहां पे इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 पर 11 रुपए का ब्याज मिलने जा रहा है। क्लियर है बात। तो ये दर जो है ये वही दर है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ब्याज कैलकुलेट करने का एक ये तरीका है यार, इसमें ब्याज कैलकुलेट करने का एक दर फिक्स किया जाता है कि ओवरऑल आपको पूरे प्रिंसिपल पर कितना ब्याज मिलना है। ये इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट वही जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, एसआई के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। भाई इंटरेस्ट ये वही इंटरेस्ट है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, ब्याज, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें जब आप रेट को समझ जाएंगे ना, तब जाकर के ये सारी चीजें भी आपको एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, अब अमाउंट क्या है भाई, अमाउंट क्या है, तो ये अमाउंट मिश्रधन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रधन। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ का मिश्रण आपको दिख रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी चीज का मिश्रण होगा। अब मिश्रण यहाँ पे दूध और पानी का तो होगा नहीं, अल्कोहल और वाटर का तो होगा नहीं, यहाँ पे मिश्रण जो होगा वो किसका होगा, तो भाई मेरे प्रिंसिपल, जैसे यहाँ पे अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या एसआई कह सकते हो, प्रिंसिपल प्लस एसआई, साधारण ब्याज। समझ आ रही है बातें। अगर आप प्रिंसिपल में जोड़ देते हो ब्याज तो ये बन जाता है अमाउंट। जैसे सपोज दैट आप 1000 रुपये किसी से उधार लेते हैं और उस पर किसी एक समय में 100 रुपये का ब्याज बन गया, तो जब हमें अमाउंट निकालना होगा तो हम 1000 में क्या करेंगे, 100 को जोड़ देंगे, ये बन जाएगा कितना, फाइनली 1100, और 1100 जो होगा हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से मजा आ जाएगा पूरा। और एक बात ध्यान रखना कि जो पेड वाला होगा ना मेरे भाई, वो फ्री में दे रहे हैं तुम्हें, तो थोड़ा सा शिद्दत से इसको पढ़ लेना और थोड़ा सा कृपया करके शेयर कर देना। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक छोटा सा लाइक वाला बटन तो जरा दबा ही दीजिएगा, ठीक है ना। आइएगा, सबसे पहले अब इन सब चीजों के बारे में आप समझ चुके होंगे। देखो एसआई के केस में ना, एसआई के केस में कुछ बेसिक फार्मूले भी हैं, बेसिक फार्मूले ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, फिर इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे और फिर रेट पे बढ़ेंगे। अब बेसिक फार्मूला क्या है मेरे भाई, बेसिक फार्मूला क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने बोला कि फार्मूला से निजात दिला देंगे, छुटकारा दिला देंगे, लेकिन फिर फार्मूला लिखने की क्या जरूरत है। एक बात समझिएगा कि जो भी हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे मेरे दोस्त, वो कहीं ना कहीं बेसिक फार्मूलाज या बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकल करके चीजें आती हैं। तो जब आप एसआई पढ़ रहे हैं तो इसका जो बेसिक फार्मूला है ये आपको जानना जरूरी है, इस्तेमाल हम क्वेश्चन में नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं। आइए देखिए, बेसिक फार्मूला क्या है भाई, एसआई बराबर, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब यहां से 3 फॉर्मूला और निकल जाता है, यहां से 3 फॉर्मूला और निकल जाता है। जैसे अगर मुझे P निकालना होगा, प्रिंसिपल निकालना होगा, तो इस पूरे टर्म्स को हम इस तरफ ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एसआई गुणे 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी। इसके बाद अगर मुझे मान लीजिए R निकालना है तो R के लिए हम क्या करेंगे, बाकी इन सबको हम इस तरफ ले करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब एसआई गुणे 100। अब P R T में से R निकालना ही था तो बचा क्या है, P और T, तो P और T को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म। अब यहाँ से अगर मान लीजिए समय निकालना है तो ये इस तरफ जाकर के मल्टीप्लाई होगा, एसआई गुणे 100 डिवाइड बाई, अब हमें T चाहिए तो P और R को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, P और R को
मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। ये 4 फॉर्मूला जो आपके आगे जब कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा, लेकिन आपको इसका यूज एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं करना है। क्लियर है बात? इतनी सी बात समझ गए होंगे। अगर इतनी सी बात अगर आप समझ गए हैं तो सीधे सीधे मैं चलना चाहूंगा रेट पर। रेट का क्या मतलब है और रेट का गेम क्या है? रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर। रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर। देखो यार, एक बात ध्यान से समझना, जैसे कोई भी पैसा उधार आप लेते हो तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाएगा 5% पर एनम, 5% पर एनम, मतलब जो ब्याज की जो दर है ये 5% वार्षिक है। इसका मतलब कि 1 साल के लिए जो ब्याज की दर है वो कितना है? 5%। जनरली मेरे भाई जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो या 5% को जब आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो जनरली हम क्या करते हैं, या तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं 5/100 या फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके जो इसका फाइनल फ्रैक्शन बनता है 1/20 हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों ही अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आगे जो हम सिखाने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद 100 मेथड, इसके बाद रेशियो मेथड, फिर अब डायरेक्ट मेथड हम अपना वाला भी सिखाएंगे। तो ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन जो एग्जाम में ज्यादातर यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, ये दोनों है। और इसके बाद एक डायरेक्ट मेथड जो हम अपने हिसाब से सिखाएंगे, मतलब अपना जो हमारा अपना बनाया गया होगा उसको सिखाएंगे। अब आप समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे 5/100, 1/20, इन दोनों का मतलब मेरे दोस्त एक ही है। इन दोनों का मतलब बस एक ही है। यहां पे हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई करके छोटे से छोटे फॉर्म में लिख दिया। आप समझिएगा इस बात को, जब आप 5% को ऐसे लिखते हो तो यहां पे ना ये जो बेस वाली वैल्यू है, ये जो बेस वाली वैल्यू है, ये जो मेरे भाई बेस वाली वैल्यू है, ये प्रिंसिपल का काम करती है। प्रिंसिपल का काम करती है। अब जैसे यहां पे बेस में जो वैल्यू दिख रही है ये भी आपके प्रिंसिपल का ही काम करेगी। बस इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से प्रिंसिपल जो होगा अपना कितना हो जाएगा भैया? 100 होगा। अब यहां इस चीज को, ये 5%, 5/100 इस बात को इंडिकेट करता है कि प्रत्येक 100 रुपए पर आपको यहां पे 5 रुपए का ब्याज मिलना है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एसआई जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 5 बनेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अमाउंट बताइए कितना होगा। तो अमाउंट क्या होता है आपको पता है कि दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 105। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा 105 और 105 बनेगा। समझ पा रहे हैं? अगर हम इसको 1/20 के हिसाब से देखें तो मेरे भाई यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रिंसिपल आप बोलोगे सर 20 हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा? ऊपर वाला हमेशा ध्यान रखना कि ये इंटरेस्ट के रूप में होता है या एसआई के रूप में होता है। समझ आ रही है बात है? तो यहाँ पे ये एसआई हो जाएगा। तो एसआई कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ से 1 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा 5 से, तो 5 से 20 बार में कट जाएगा, 5 से ये 1 बार में कट जाएगा, 5 से ये 21 बार में कट जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या इन दोनों रेशियो में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे मतलब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कंडीशन कैसा दिया हुआ है। समझ आ रही है बातें? हम इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है बात? थोड़ा सा और इस पर चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। इतनी सी बात समझ आ गई। जैसे मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं कारवा को। 10% का मतलब अगर आप इसका फ्रैक्शन 1/10 लेते हैं तो दोस्त इसका मतलब ये होता है कि बेस वाली वैल्यू क्या बनेगी? प्रिंसिपल बनेगी। ये क्या बनेगी? एसआई बनेगी। समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अपने पास एग्जाम में दिया है समय 3 साल का। समझिएगा, टाइम जो है अपने पास 3 साल का दिया हुआ है। तो 3 साल का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। अब जैसे प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो हमें चाहिए तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल यहाँ पे कितना बन जाएगा? 10। प्रिंसिपल, एक बात ध्यान रखिएगा, चेंज नहीं होगा। हमेशा ये बेस वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? प्रिंसिपल के रूप में होगा। प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 10 है, अमाउंट कितना बनेगा? मेरे भाई प्रत्येक 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज आपको सालाना मिलने जा रहा है। प्रत्येक 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज आपको सालाना मिलने जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि समय अपने पास कितना था? समय अपने पास 3 साल का था। अब 1 साल के लिए इंटरेस्ट अगर 1 है तो 2 साल के लिए कितना होगा? 2, 3 साल के लिए कितना होगा? 3, 4 साल के लिए कितना होगा? 4। यही तो एक अच्छी बात है साधारण ब्याज में। इस पर चर्चा अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि अगर 1 साल का ब्याज 1 है तो 3 साल का कितना होगा? 3। अगर ब्याज 3 है, एसआई मेरे भाई 3 है, तो आप ही मुझे बताइए कि यहाँ पे अमाउंट कितना बन जाएगा? 10 और 3 13। यही रेशियो बनेगा प्रिंसिपल और अमाउंट में।
समझ आ रही है बातें? तो रेट का मतलब ये हुआ, रेट का मतलब ये हुआ, इस पे थोड़ा सा और चर्चा कर ले, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये बात समझ में आ गई होगी? हाँ, थोड़ा सा इसमें और चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये 3 साल वाला जो कहानी हम बता रहे थे, इसके बाद हम आपको ये कहानी बता रहे रेट के बारे में, और स्पेशल चीज बता रहे। समझिएगा, जैसे मैंने बोला मेरे दोस्त कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। समझिएगा बात, अगर ब्याज की दर, अगर आर अपने पास, ऐसे समझिएगा, आर जो है 5% है और अपने पास समय जो है ना दोस्त ये 4 साल का है, तो इस बात को समझिएगा कि प्रिंसिपल यहां पे हमें नहीं पता, मान लो कुछ भी हो, एसआई और सीआई में यही सबसे अच्छी चीज है। मतलब एसआई में जो सबसे अच्छी चीज है और सीआई में ये क्या अलग हो जाता है ये मैं बताता हूं। सिंपल इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए यहां पे प्रिंसिपल जो भी होगा हमें नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत अच्छी चीज ये है कि यहां पर ना आपको हर एक साल जो इंटरेस्ट मिलने जा रहा है, चाहे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो हमेशा हर एक साल इस प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। बट ऐसा सीआई में नहीं होता। अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, तो आपको क्या कहना चाहिए? जवाब में आपको ये कहना चाहिए कि सर एसआई में ये होता है कि हर एक साल जो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, चाहे जो भी ब्याज दर होगा, वो हर एक साल प्रिंसिपल पे ही आपको ब्याज मिलता है। हर एक साल इस प्रिंसिपल पर जो भी रेट होगा उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा। पर एसआई में, सीआई में ऐसा नहीं होता है। सीआई में क्या होता है, वहां पे जो मेन प्रिंसिपल होगा ना उस पे ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पिछले साल का जो ब्याज होगा मेरे भाई वो अगले साल का प्रिंसिपल का काम करता है। मतलब वहां पे इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। यही डिफरेंस है सीआई और एसआई में। तो यहाँ पे जो अच्छी चीज है वो ये है कि अगर समय 4 साल का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, मान लीजिए प्रिंसिपल पी है, तो पहले साल आपको 5% मिलने जा रहा है, दूसरे साल भी 5% मिलने जा रहा है, तीसरे साल इसी प्रिंसिपल पर 5% मिलने जा रहा है, चौथे साल इसी प्रिंसिपल पर 5% मिलने जा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बार बार जब आप इसी प्रिंसिपल का 5% निकाल रहे हैं, तो क्या हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं क्या कि ओवरऑल जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5, 10, 15 और 5, 20%। ओवरऑल हमें जो ब्याज मिल रहा है इस प्रिंसिपल का 20% मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? मिल रहा है। तो क्या इस बात को ऐसे करना, लिखना जरूरी था? बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये करेंगे कि यहां पे अगर रेट 5% है और समय देख लीजिए कितना 4 है, तो हम सीधे सीधे रेट को टाइम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ओवरऑल कुल कितने का इंटरेस्ट बनेगा? तो आप बोलोगे सर 20% का। तो हमारा 20% ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, तो ज्यादा बेहतर है आप ऐसे कर लीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए सेम हो, ध्यान रखिएगा, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए सेम हो, तो आपको सीधे सीधे क्या कर देना है? रेट को मल्टीप्लाई कर देना मेरे भाई टाइम से। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां से जो वैल्यू निकल करके आती है वो किसकी आती है पता है? ये फाइनल रेट का आती है। फाइनल रेट का मतलब, ये फाइनल रेट का मतलब ये हो गया कि अगर समय 4 साल दिया है तो 4 साल का रेट आ जाएगा फाइनल, 2 साल का दिया है तो 2 साल का फाइनल रेट आ जाएगा, 3 साल का दिया है तो समय 3 साल का आ जाएगा। आपको अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही बात मैं यहां पे आपको समझा रहा था, वही बात यहां पे मैं आपको समझा रहा था। सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है हर एक साल के लिए, तो वहां से ब्याज भी सेम बनने जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और वही बात मैं यहां पे आपको समझा रहा था कि अगर प्रत्येक 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज आपको 1 साल में मिल रहा है, तो यहां पे मेरे भाई समय कितना था? 3 साल का। तो 1 रुपए का ब्याज अगर 1 साल में, तो 2 साल के लिए 2 रुपए, 3 साल के लिए 3 रुपया, 4 साल के लिए 4 रुपया। बात समझ आ रही है? तो आपको एक एक करके ऐसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्ट इस इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे मैंने यहां पे किया है। समझ पा रहे होंगे? उम्मीद है इस बात को समझ पा रहे हैं। क्लियर है बात? और एक चीज समझिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। रेट का मतलब मैं आपको एक और इसकी अच्छी चीज बता रहा हूं। रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? दर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे ब्याज की दर अपने पास जो भी होगा, ब्याज की दर मान लीजिए आर की वैल्यू जो भी होगा, हमने आर मान लिया। आर परसेंट का मतलब इतनी सी बात तो आप समझ गए कि आर बटे 100। आर परसेंट का मतलब आप इतनी सी बात तो समझ गए कि आर बटे 100। इसका मतलब और समझिए अच्छे से मेरे भाई, अगर कोई पूछ दे कि बताओ रेट क्या है, रेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? प्रत्येक 100 पर मिलने वाला जो पैसा होगा, प्रत्येक 100 पर, वही तो आपका रेट होता है। बोलो हाँ या ना? तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इसमें प्रिंसिपल सपोज करने की बात आएगी, जब भी प्रिंसिपल सपोज करने की बात आएगी, तो कोशिश आप ये करिएगा कि प्रिंसिपल को हमेशा 100 मान के चलिएगा। प्रिंसिपल को आप हमेशा कितना मान करके चलिएगा? 100 मान करके चलिएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब हमें पता है कि रेट का डिफिनेशन भी वही है कि प्रत्येक 100 पर मिलने वाला जो पैसा वही रेट है, तो यहां से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप?
मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो प्रिंसिपल जब भी सपोज करने की बात आएगी तो हम 100 लेकर के चलेंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक बात और आ रहा होगा कि गुरुदेव एक बात और बताइए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 होल 2/3% होगा तो क्या तब भी हम प्रिंसिपल को 100 मानेंगे? तब नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। हर एक चीज मैं बताऊंगा, वो बहुत बेहतर तरीके से इस पे काम किया है, तो उम्मीद है कि आपको बेहतर लगेगा भी। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब भी रेट इस प्रकार से आएगा उस केस में हम 100 नहीं मानेंगे, फिर हम अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। उसी को तो बोलते हैं अपना मेथड, डायरेक्ट मेथड। बात समझ आ रही है? पेशेंस रखोगे सब कुछ क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस रेट का मतलब समझ गए होंगे कि प्रत्येक 100 पर मिलने वाला जो पैसा होगा वही क्या होता है, रेट होता है। अब मैं बताता हूं कि कैलकुलेशन कैसे होता है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लेकर के आए, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन उसके पहले मेरे भाई ये कहावत है ना कि कोई भी बिल्डिंग बनाना हो, चाहे 10 मंजिल बिल्डिंग बनाना हो या 50 मंजिल बिल्डिंग बनाना हो, उस बिल्डिंग को बनाने से पहले आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, बेस को मजबूत करना पड़ता है। और वो अभी हमारा जो काम चल रहा है वो बेस को मजबूत करने वाला ही काम चल रहा है। तो हर एक व्यक्ति सीख के जाएगा, हर एक बच्चा सीख के जाएगा। जिसको लगता है कि मैथ्स में हमसे नहीं हो पाएगा, आज के सेशन वो बढ़िया से पढ़ ले, शुरू से लेकर लास्ट तक, मजा आ जाएगा। और मजा अगर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। क्लियर है बात? आइए देखिएगा मेरे भाई। एक बात बताओ, अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे प्रिंसिपल अपने पास मान लीजिए 1000 है। हम सिंपल डाटा लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेट करने में कोई परेशानी ना हो और इजीली आप समझ जाए। आर जो है 10% है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर समय 3 साल का है, समझिएगा। तो मेरे भाई एक बात समझिए, सबसे पहले हम इसमें ना कई सारे तरीका से इसको कर सकते हैं। पहले इस बात को समझिएगा, हर एक अप्रोच मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं और आपको समझना है बहुत प्यार से। जब ये कंठस्थ हो जाएगा ना तो आप क्वेश्चन करने के लायक हैं। आइए ध्यान से देखिए। एक तो तरीका ये है कि एसआई निकालने का। एसआई निकालने का मेरे भाई, सबसे पहले हम एसआई निकालें। अच्छा, यहां पे निकालना क्या है, तो हमें अमाउंट निकालना है। मान लीजिए अमाउंट निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल तो पता है, एसआई निकालना पड़ेगा। एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। पी कितना है भैया, 1000। पी कितना है, 1000। आर कितना है, 10। टाइम कितना है, 3। डिवाइड बाई 100। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो यहां से जो एसआई बन करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 300। ये बेसिक अप्रोच है। ये क्या है, बेसिक। ये पहला मेथड जो बेसिक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 300 जब एसआई है तो अमाउंट कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल अपना 1000 था, प्लस में 300 मेरे भाई, तो ये हो जाएगा कितना, 1300। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। एक तो पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका हम लोग इसको ऐसे करते हैं, आर बराबर कितना, 10%। 10% का मतलब 10/100। हम पहले 100 वाले मेथड से करते हैं। 100 मेथड कैसे यूज होता है, ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए कि हम प्रिंसिपल को यहाँ पे 100 मान लें। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसका मतलब ये कतई नहीं है मेरे भाई कि ब्याज के रूप में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 10 ही मिलेगा। इस 10% का मतलब 10/100 का मतलब यहाँ इस बात का इंडिकेशन है कि प्रिंसिपल तुम्हारा, अगर मान लो 100, प्रिंसिपल तुम्हारा 100 है तो एसआई के रूप में कितना हो जाएगा, 10। ये ध्यान रखना इस बात को कि अगर प्रिंसिपल तुम्हारा 100 है तो एक साल का जो ब्याज है ना वो कितना मिलेगा, तुम्हें 10 मिलेगा। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि प्रिंसिपल 100 ही होगा, वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया कितना है उसके हिसाब से। अब आप मुझे बताइए कि एक साल का अगर ब्याज 10 रुपए तो समय कितना, 3 साल। 3 साल का कितना हो जाएगा, 30। तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर ब्याज एसआई जो है अपना 30 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 130। अब 100 की वैल्यू एक्चुअल में कितना दे रखा था, 1000। अब 100 की वैल्यू 1000 है तो आप मुझे बताइए कि 1 की वैल्यू कितना होगा, 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 130 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1300। तो 100 वाला मेथड आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, रेशियो मेथड। रेशियो कैसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे अगर मान लीजिए रेट अपना 10% है, बहुत ध्यान से समझिएगा, शिद्दत से, 1/10। प्रिंसिपल हर एक केस में सेम होगा, बदलेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना। इंटरेस्ट यहाँ पे एसआई कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1। अब आप मुझे बताओ कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10। अब प्रत्येक 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि इसका और इसका मतलब सेम ही है, बस अंतर इतना ही है कि यहाँ कैलकुलेशन प्रत्येक 100 पे हो रहा है और यहाँ पे कैलकुलेशन प्रत्येक 10 पे हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि प्रत्येक 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज आपको मिलने जा रहा है एक साल में, तो आप मुझे बता दीजिए कि समय 3 साल है, कितना मिलेगा, जल्दी बताओ, 3। तो इसका मतलब अमाउंट जो होगा कितना हो जाएगा, 13। अब आप मुझे बता दो कि 10 बराबर है 1000 के, तो 1 बराबर कितना होगा, 100 के, तो 13 बराबर कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1300 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ आ रही है बात है? इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। अब सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे परसेंटेज मेथड लिख लीजिएगा। डायरेक्ट मेथड तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से। ये परसेंटेज मेथड क्या है, परसेंटेज मेथड आप सोच रहे होंगे ना सर कौन कौन सा मेथड आप सिखाएंगे, अभी निंजा टेक्निक भी बताने वाले, चिंता मत करो, ध्यान से देखो।
आप मुझे एक बात बताइए, देखो कभी भी ना इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो अपना प्रिंसिपल है ना दोस्त, प्रिंसिपल ये हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करता है। या हम लोगों ने परसेंटेज में ये पढ़ा था, या हम लोगों को ये बात पता है कि जो भी हम अपने आंखों से चीज़ों को देख रहे होते हैं वो अपने आप में 100% होता है। क्लियर है बात? अपने आप में खुद के रिस्पेक्ट में 100% होता है। अब ये बताओ कि अगर प्रिंसिपल को हम 100% मान लें तो इस आर का मतलब 10% का मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल हमारा 100% है, आर 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इसका मतलब कि प्रत्येक एक साल में आपको 10% का ब्याज यहां से मिलेगा। अगर समय 3 साल का है तो आप मुझे बताइए कि ब्याज कितना मिलेगा? 30%। अगर प्रिंसिपल 100% है तो अमाउंट कितना हो जाएगा इस केस में? 130%। समझ पा रहे हैं आप? अब यहां पे बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस चीज का वैल्यू गिवन हो उससे डिवाइड कर दीजिए और जिसका वैल्यू निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब प्रिंसिपल अपना कितना था? 1000 था। अब 1000 प्रिंसिपल गिवन था। अब ये प्रिंसिपल कितने परसेंट के रूप में होगा? तो आप बोलोगे सर 100% के रूप में, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन था प्रिंसिपल की। अब हमें चाहिए था अमाउंट, तो अमाउंट की वैल्यू 130% हमें चाहिए था, 130% से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, जो बचेगा वो कितना आ जाएगा? 1300, और यही आपका अमाउंट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। ये चारों कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ये आप समझ गए होंगे। क्लियर है बात? समझ आ रही होगी, ठीक है ना? अब ये हर एक कॉन्सेप्ट का अपना अपना एक स्पेशल मतलब यूज करने का एक कह सकते हैं आप कि एरिया है। हर जगह हर किसी को इस्तेमाल करेंगे फिर मामला फंस जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, कब इस्तेमाल करना है रेशियो, कब इस्तेमाल करना है 100 मेथड, कब इस्तेमाल करना है परसेंटेज मेथड, और कब इस्तेमाल करना है बेसिक। हम तो कोशिश ये करेंगे कि बेसिक यूज करना ही मत, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है ना? आइए आ जाइए, एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीधे सीधे इसके बाद हम क्वेश्चन लगा देंगे। एग्जाम्पल ये है, अब आप मुझे बताइएगा सभी लोग जहां से भी मुझे देख रहे हैं, प्रिंसिपल है अपना 10,000, रेट है अपना 12.5%, 12.5%। और फिर से मैं ये कह रहा हूं कि समय यहाँ पे टी जो है वो 4 साल का है। ठीक है, सॉरी 4 साल का है, 4 ईयर। आपको अमाउंट बताना है, कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर मैं आपसे कह दूं कि समय 4 साल का है तो देखो आपको एग्जाम में जल्दी करना है। आप जल्दी किस वाले तरीके से कर सकते हैं, बस इस बात को ध्यान रखना। प्रैक्टिस आपको सब पे करना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कब किसका इस्तेमाल करना है ये बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ गया ना मेरे भाई, एग्जाम को क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। ध्यान से समझना। अब 12.5% पर एनम ब्याज दे रखा है, एक साल का 12.5%, 4 साल का कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 4 से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। कितना हो जाएगा? 12 चौका 48, और ये हो जाएगा तुम्हारा 50%। ठीक है, अब यहां से हमें पेन भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये वाला तरीका यूज करोगे तो। अब जब तुम्हें पता चल गया कि फाइनल रेट, एफआर का मतलब फाइनल रेट 4 साल का 50% है, तो भाई मेरे इसका एसआई जो होगा वो कितना होगा? जल्दी बताओ। इसका 50% मतलब 5000, बात खत्म। अब अमाउंट चाहिए था, 10 और 5 दोनों को जोड़ दो, अमाउंट कितना आ जाएगा? 15,000, बात खत्म। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। इस तरीके से करना होता है। क्लियर है बात? अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे अपने पास मान लीजिए आर जो है वो 8% है, आर जो है वो 8% है। समय जो है वो आपका टाइम जो है वो है 4 साल का, 4 साल का। ठीक है, और अमाउंट जो है 13,200 है। मैं पूछ रहा हूँ प्रिंसिपल बताओ, जल्दी फटाफट कैसे करोगे? तो सीधे सीधे हम ये परसेंटेज वाला दिमाग लगा देंगे, सीधे सीधे परसेंटेज वाला दिमाग लगा देंगे। कैसे? ये बताओ कि एक साल का जब इंटरेस्ट रेट 8% है तो 4 साल का कितना हो जाएगा भाई? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटरेस्ट फाइनल इंटरेस्ट 4 साल का कितना आ जाएगा भाई? फाइनल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना आ जाएगा? 32%। और मेरे भाई अगर 32% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा फाइनल, तो ये बताओ कि 4 साल में कुल अगर 32% तुम ब्याज कमाओगे और तुम्हारे पास अमाउंट की वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल निकालना है, इसका मतलब ये कि 13,200 को डिवाइड कर दो किससे? भाई वैल्यू किसका गिवन है? अमाउंट का, तो अमाउंट निकाल लो। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा, बोलो हाँ या ना? ये अपने आप में 100% होगा। अगर 100% प्रिंसिपल है, 32% का इंटरेस्ट मिल गया, तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 132, बात खत्म। 132%। अब हम
अमाउंट को डिवाइड कर दिया अमाउंट से, क्योंकि अमाउंट की वैल्यू गिवन थी। अब हमें निकालना था प्रिंसिपल, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे ये कट जाएगा, 32 से काटोगे ये 100 बार में कट जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो आज के पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे लगाता हूं, और जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर। ध्यान से देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 300 रुपया ज्यादा ब्याज प्राप्त होता, ऐसा बोला गया। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, ये बताइए कि प्रिंसिपल कितना होगा। अब एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, देखो इस क्वेश्चन को करने का एक जादू वाला तरीका बताएं। जादू वाला मतलब पेन भी उठाओ मत, डायरेक्ट आंसर, वो अभी आप थोड़ी देर में सीखोगे। लेकिन इसका बेसिक क्या है ये भी समझ लीजिए, बेसिक क्या है ये भी समझ लीजिए भाई। अगर मान लीजिए बेसिक तरीका इसका इस्तेमाल करना होगा, कैसे करेंगे भाई? इंटरेस्ट निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी करेंगे। अब प्रिंसिपल कितना, एक निश्चित धन है, हमें नहीं पता, आर भी हमें नहीं पता, तो हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? P इंटू आर इंटू टी कितना है भाई? 2 साल, डिवाइड बाई 100, ये अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? अब ऐसा बोला गया कि अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए, मतलब प्रिंसिपल वही है, समय भी वही है, लो भाई टाइम भी 2 ही साल है, लेकिन ब्याज की जो दर है इस बार 3% बढ़ा दिया जाए, मतलब ये कितना हो जाएगा? R प्लस 3%। क्लियर है बात? तो एक काम करिए, R प्लस 3% को हटा करके नीचे 100 लगा दिया, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी। अब ऐसा बोला गया कि यहां से जो ब्याज प्राप्त होगा इस वाले ब्याज से 300 रुपया अधिक है। अगर इससे ये 300 रुपया अधिक है तो मेरे भाई माइनस कर दो, बराबर पता चल जाएगा कितना अधिक है, 300। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई? 2p/100 कॉमन आ रहा है, 2p/100 कॉमन आ रहा है। यहां से क्या मिल जाएगा? R प्लस 3 माइनस R बच जाएगा, और इधर कितना? 300। अब इसको जब सॉल्व करोगे R से R खत्म हो जाएगा, अब 2 से ये 50 बार में, ठीक है। तो यहाँ इस बचेगा कितना? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3p हो जाएगा, और ये 50 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कितना? 300 गुणे 50। अब इसको 300 उसको काटेंगे 3 से तो कितना? 100 बार में कटेगा। प्रिंसिपल बराबर कितना? 5000। क्या एग्जाम में इतना करने का समय हमारे पास होता है? क्या ऐसा करोगे? नहीं करना है। फिर कैसे करना है? अब थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना, ध्यान से देखो। डायरेक्ट मेथड, ये अपना मेथड, इसी को कहते हैं क्या? अपना मेथड। डायरेक्ट कैसे लगाओगे? ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% हर एक साल बढ़ रहा है, समझिएगा 3% हर एक साल बढ़ रहा है, मतलब इसका ये हुआ कि जो रेट पहले था वो तो रहेगा ही रहेगा, बल्कि और 3 बढ़ जाएगा। तो 2 समय कितना है? 2 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले साल 3% बढ़ेगा तो अगले साल भी 3% बढ़ेगा, और अगले साल जब 3% बढ़ेगा तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये बात मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल कितना बढ़ेगा परसेंटेज में? अगर देखा जाए तो 6%। कितना बढ़ेगा? 6%। अब आप मुझे बताइए कि ब्याज जो है प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 6% बढ़ रहा है, और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितना दे रखा है? 300। तो आप इतनी सी बात बताइए कि 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 50। तो मेरे भाई प्रिंसिपल 100% होगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 5000। और जल्दी से इसको इस तरीके से क्या कर देना था? उड़ा देना था। तो एकदम धुआं कर देना भाई, एकदम धुआं आज होने वाला, बस इंतजार करना। मेरी कोशिश ये रहेगी कि एकदम बेसिक से चीजों को पढ़ाऊं, लेकिन उसके साथ साथ अपना डायरेक्ट मेथड, फिर निंजा टेक्निक, फिर रेशियो, फिर 100 मेथड, सब कुछ तुम्हें क्लियर करते हुए चलो। तभी तो मैंने ऐसे थोड़ी बोला था कि जो पेड वाला होगा तुम्हें फ्री में मिलेगा। बस पेशेंस बनाए रखना, और मेरा पसंद आया तो मेरे दोस्त विनम्र निवेदन तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और एक छोटा सा अपना प्यार के रूप में कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दे देना, ठीक है भाई? आ जाओ अगला प्रश्न जल्दी से। ये भी क्वेश्चन बढ़िया सा है, प्यारा सा है, जल्दी से करो। किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, वह राशि क्या है? ध्यान से देखना। राशि का मतलब कुछ और मुझे आ गया याद। आजकल बड़ा ट्रेंड में है कि हमारा राशि में बदमाशी लिखल बा। हाँ, तो ये उस राशि को मत समझना, ये बदमाशी वाला राशि नहीं है, ये प्रिंसिपल वाला है राशि। आइए देखिए, तो हमें बताना था कि वह राशि क्या है। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। बहुत प्यार से समझना, एकदम बहुत प्यार से समझाएंगे, ध्यान से समझना। जब तुम ये समझने लग जाओगे ना, यकीन मानो तुम बेसिक की तरफ देखना बंद कर दोगे, ये मेरा दावा है। बस समझना, बस तुम्हें मल्टीप्लाई करने, जोड़ घटाव करने आना चाहिए, इतनी सी बात समझना। अब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब तुम एक बात बताओ, समय कितना दे रखा था? 3 साल का और 4 साल का साधारण ब्याज में अंतर। अब ये बताइए कि 1 साल का इंटरेस्ट 4%, तो भाई मेरे 3 साल का कितना होगा? 12%। 4 साल का कितना होगा?
16%। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना बनेगा? 4% का। बोलो हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? जहां से भी देख पा रहे हैं मन में हाँ या ना जरूर बोलते रहना और एक अच्छा सा नोट्स जरूर बनाना, ठीक है ना? जल्दी से देखो 4% बराबर कितना आ जाएगा भाई? 42। 4% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 42, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि साधारण ब्याज के अंतर कितना है? 42 है। और यहाँ 4% की वैल्यू जो है, 4% क्या है? ये भी अंतर ही था इनके ब्याज का। अब यहाँ 4% बराबर है 42 के, और हमें बताना था प्रिंसिपल। आप ही बता दो कि प्रिंसिपल 100% के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर प्रिंसिपल 100% के बराबर होगा तो इसको 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 25 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। यहां से कितना हो जाएगा? 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 1050। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए लगाओ। एकदम धुआं उड़ेगा भाई, धुआं उड़ेगा। पेशेंस रखो बस, मैं कह रहा हूं ना कि एकदम मजा आ जाएगा। बस शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बीच में ब्रेक मत करना, ये मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट। अगला प्रश्न स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मुझे बार बार बोलना ना पड़े। अगला प्रश्न जल्दी से फटाफट। 400 की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। सिर्फ लॉजिक लगाना, सिर्फ इसका इस्तेमाल करना। यकीन मानो, फिर से मैं कह रहा हूं कि तुम्हें बेसिक उसी दिन भूल जाओगे। जो कहते हो ना एक्स एक्स एक्स। अच्छा, कुछ लोगों को तो ये लगता है कि जब तक क्वेश्चन में एक्स ना मानो, मास्टर वो बेसिक से नहीं पढ़ाता है। लेकिन सच्चाई यही है मेरे भाई कि बेसिक का मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक्स मान लेना ही बेसिक है? ऐसा नहीं है। बेसिक का मतलब जब आप अभी जो हम थोड़ी देर पहले समझा रहे थे, बता रहे थे एक एक चीज को, वो भी तो बेसिक ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ एक्स मान लेना ही बेसिक नहीं होता। समझ आ रही है बात है ना? परसेंटेज का भी अपना बेसिक है, रेशियो का भी एक बेसिक है। तो ध्यान से उतार दो। तुम्हारे दिमाग में बस एक्स इसलिए चल रहा होता है क्योंकि एक्स के पीछे पागल हो, और सच्चाई यही है कि एक्स जो है तुम्हारा मैथ में भी हालत खराब करके रखा हुआ है। तुम्हारे जिंदगी ओरिजिनल, या कह सकते हो कि तुम्हारे लाइफ स्टाइल या तुम्हारे अपनी जिंदगी में भी, वहां पे भी एक्स का एक अलग लेवल पे तूफान है। तो इन सब एक्स से बच के रहो, मैं इतना ही कहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी तुम होशियार हो। 400 की राशि 4 वर्षों में कितना हो जाती है बताओ? 480। देखो लाइट भी कट गई एकदम, एसी हमारा बंद, पसीना से लथपथ। लेकिन आज कोई ब्रेक नहीं होगा, आज कोई ब्रेक नहीं होगा। हम पढ़ाएंगे तब तक जब तक संभव हो सकेगा। आइए देखिए 400 की राशि, ये बताइए 4 साल में 480 हो जाती है। ये बताओ 4 साल की राशि 4 साल में 480, एकदम जहां से भी देख पा रहे मन में कैलकुलेट करना है। ब्याज की दर अगर 2% बढ़ा दी जाए तो ये कितना हो जाएगी ये बताना। अब सिंपल सी बात समझना कि मेरे भाई पहले ब्याज का दर कुछ तो होगा 8% के रूप में, कुछ तो होगा जो हमें नहीं पता, हमें पता करने की आवश्यकता भी नहीं है। अबे यार मेरे भाई, मेरा टीका, चलो, जो हमें पता करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? बस हमें इतनी सी बात पता चल जाए कि समय कितना है और कितना बढ़ रहा है। तो बढ़ कितना रहा है? 2%। समय कितना है? 4 साल। अब आप मुझे बताइए कि अगर 4 साल की राशि 4 वर्षों में 480 हो रहा है, तो मेरे भाई जो अपना पहला रेट, पहले पुराना वाला जो रेट था, वो रेट तो आज भी होगा, बल्कि बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 2%। अगर 1 साल में 2% बढ़ रहा है, 1 साल में 2% बढ़ रहा है, तो आप मुझे बता दो कि 4 साल में कितना बढ़ जाएगा? 4 दूनी 8%। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब यह है कि 400 की राशि 4 साल में 480 तो होगा ही होगा, बल्कि 32% का इंटरेस्ट, सॉरी 8% का इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। और 8% बढ़ेगा किस पे? जो अपना प्रिंसिपल है उस पे बढ़ेगा। इसका 8% कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। भाई किसी भी नंबर का अगर हमें 10% निकालना है, कई बार मैं बता चुका हूं, अंतिम से 1 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए। 1% निकालना है, अंतिम से 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमें 8% चाहिए तो हम 1% निकाल लेंगे, 1% लास्ट से 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए। तो 1% की वैल्यू 4 आ गई। अगर 1% 4 है तो 8% कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। मतलब इसका यह है कि रेट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले ब्याज मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हो बात? जैसे मान लो कि आपके गांव पे जो आपके डीलर साहब हैं, जैसे सरकार का आदेश आ गया कि भाई जो राशन पहले, जैसे सबको राशन पर हेड 5 किलो मिलता है, अभी मान लो सरकार का आदेश आ गया कि नहीं अब इसकी वैल्यू बढ़ा दो, अब हर एक लोगों को 1-1 किलो ज्यादा दो। इसका मतलब ये कि जो पहले आपको मिल रहा था वो तो आज भी मिलेगा मेरे भाई, बल्कि कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 1 किलो। वही बात यहाँ पे है कि 4 साल में जो पहले रेट था उसके हिसाब से जो ब्याज पहले मिलता था वो आज भी मिलेगा। तो इसका मतलब कि 4 साल में ये 400 की राशि 480 तो होगा ही होगा, बल्कि 8% और बढ़ जाएगा, मतलब 32 और बढ़ जाएगा। और इस तरह से 32 बढ़ने का मतलब कि जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा बढ़ जाने की वजह से? 512। और इसका फाइनल आंसर जो होगा 512 होगा। जल्दी से लगा लो इसका फाइनल आंसर और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जल्दी से बढ़ाओ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अगला प्रश्न, ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए, देखिएगा, इसको भी देखते हैं। किसी निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में 3200 की धनराशि 5352 हो जाती है। अब 3200 की राशि 5352 हो जाती है, 5352 हो जाती है। समय कितना लग रहा है मेरे भाई? 6 साल। अब आप मुझे बताओ कि समय अगर 6 साल का लग रहा है, समय अगर 6 साल का लग रहा है, तो इतनी सी बात बता दो कि यदि ब्याज की दर तुम 7.5% पर एनम बढ़ा दोगे, तो ये अब नया मिश्रधन के रूप में कितना हो जाएगा, ये आपको बताना। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ज्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा। 7.5% तुम हर एक साल बढ़ा रहे हो, और जब 7.5% हर एक साल तुम बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल में कितना बढ़ जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 7 6 42, और ये हो जाएगा 42 और 3 45%, बात खत्म। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि 3200 की राशि जो जिस भी रेट से ये 6 साल में 5312 हो रही थी, वो आज भी होगी, बल्कि 45% ब्याज और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और 45% किसका बढ़ेगा? 45% तुम्हारा 32 का बढ़ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे भाई, 32 का 45% कितना हो जाएगा, तो इसमें देखो परसेंट से तुम्हारा ये 2 जीरो कट जाएगा, समझना। अब यहाँ पे 32 गुणे 45 हो जाएगा। अब एक काम करो, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 45 दूनी 90 और 45 दिया 135, यही होगा। मतलब 1350 इधर से आ गया, क्योंकि एक जीरो दहाई एक अंक छोड़ करके हमने मल्टीप्लाई किया था। मतलब हमने 45 को 32 से ना मल्टीप्लाई करके 30 से कर दिया। अब 45 दूनी 90 और ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 0 9 5 14 4 कैरी 1 3 और 1 4, 1440 और बढ़ जाएगा। अब इसमें 1440 और बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 और 1 5, 4 3 7 और 5 और 1 6, 6752 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए ही में दिख रहा है। क्या बात है, सारी जगह पे ऑप्शन ए ही लग गया क्या सही आंसर? चलिएगा जल्दी से फटाफट, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न लगाते हैं भाई। अगला प्रश्न, ये भी बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है, मजा आ जाएगा। एसएससी सीजीएल 2022 पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 7200 हो जाती है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। अगर कोई प्रिंसिपल हमें नहीं पता, ये 59,200 हो जाते हैं कितने साल में? तो ये शायद 6 साल में हो रहा है। अब ये 72,000 कितने साल में हो रहा है भाई? 72,000 कितने साल में हो रहा है? तो ये हो रहा है 10 साल में। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना बस, ज्यादा कुछ नहीं। अगर 6 साल में इतना हो रहा है, 10 साल में इतना हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 59,200 से 72,000 होने में इसको 4 साल का समय लग रहा होगा। अब इतनी सी बात बता दो कि अगर 4 साल में इतना से इतना हो रहा है, तो 4 साल में कुल ब्याज के रूप में कितना मिला होगा भाई? 59,200 को इसमें माइनस कर देंगे तो ब्याज मिल जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें 800 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60,000 हो जाएगा, और 60,000 से 12,000 अधिक, मतलब ये कितना हो जाएगा? 12,000 इधर से निकल जाएगा, 800 इधर से, 12,800। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 12,800। और 12,800 जो डिफरेंस बनेगा वही तो तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा भाई। इतना से इतना होने का मतलब कि 4 साल में कुल ब्याज के रूप में कितना मिल गया? 12,800। और अगर 12,800 कुल 4 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना? 4 3 12, 4 दूनी 8, 00, मतलब 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 3200। अब 1 साल का ब्याज अगर 3200 है, तो 6 साल का भी निकाल लो, 6 साल का निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अगर निकालना है तो हमें इसमें 6 साल का ब्याज माइनस करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर 1 साल में इतना, तो 6 साल में कितना? 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 6 3 18 और 19 00। मतलब इसका ये है कि 6 साल में कुल ब्याज के रूप में कितना मिल जाएगा? 19,200। अब इतनी सी बात बताइए कि अगर कोई प्रिंसिपल किसी रेट से 6 साल में इतना हुआ है, तो कहीं ना कहीं 6 साल में ब्याज के रूप में कितना इसमें मिला होगा, ऐड हुआ होगा? 19,200। अगर 19,200 माइनस कर दिया जाए दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। इस तरह से प्रिंसिपल हमने निकाल लिया। अगर प्रिंसिपल निकाल लिया तो रेट भी निकाल लोगे। अब यहाँ पर रेट निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन बोला गया है, एक क्वेश्चन और दिया गया कि अगर रेट 2% अधिक कर दिया जाए, तो यहाँ पे 7600 होने में इसको कितना समय लगेगा, एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है। समझ आ रही है बातें? अगर आप किसी और तरीके से करेंगे समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका यही था। अब 1 साल का जो ब्याज कितना है? 3200। 1 साल का ब्याज कितना है? 3200। अब ये प्रिंसिपल कितना अपना? 40,000 परसेंटेज के लिए 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 00 से 4 से 8 बार में, मतलब आर जो होगा 8% होगा। तो न्यू रेट कितना आ जाएगा? न्यू रेट कितना आ जाएगा? न्यू रेट 10% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2% पर एनम बढ़ रहा है। अब इतनी सी बात बताओ कि हमें रेट भी पता चल गया, प्रिंसिपल भी पता चल गया, और हमें ये बताना अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, तो ये कितने वर्षों में 76,000 हो जाएगी? अब समय निकालना है, एक लाइन में निकल जाएगा समय। ध्यान से देखो, एक बात बताओ मुझे कि 40,000 की कोई प्रिंसिपल है,
ये अब क्वेश्चन भूल जाओ। अब क्वेश्चन ये है कि 40,000 की कोई प्रिंसिपल 76,000 ये हो जाएगी कितने समय में, अगर ब्याज की दर 10% है। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समय निकालने के लिए अभी हमने बताया कि एसआई को मल्टीप्लाई कर देंगे, एसआई को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एसआई को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, सुनो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये बताओ, ये बता दो, या कर ही लो। सुनो, टाइम निकालने के लिए हम लोग एसआई को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, डायरेक्ट निकल जाएगा। अब हमें टाइम निकालना है तो पी और आर को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। अब ये बता दीजिए भाई कि यहाँ पे अगर कोई प्रिंसिपल 40,000 से 76,000 हो जाता है, 40,000 से 76,000 हो जाता है, तो आप इतनी सी बात बताओ कि ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, 36,000, 36,000। अब ये बताओ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रिंसिपल कितना 40,000 और रेट कितना 10%, डिवाइड कर दो। अब इससे डिवाइड कर दोगे 0 से 0, 1 0 से ये 0 कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 4 से 9 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि समय कितना आ जाएगा, मतलब पूरा 0 0 कट जाएगा, बचेगा 36/4, मतलब समय कितना आ जाएगा 9 साल का। मतलब 9 साल में ये प्रिंसिपल जो है 40,000 से 76,000 हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से। समझ आ रही है बात है। अब इसमें इतना इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें एक नहीं दो प्रश्न है मेरे भाई, एक नहीं दो प्रश्न है, तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। खैर ये जो चीज हमने किया है, ये चीज तो आप मन में भी कर सकते हो। अब इसके लिए हमें पेन चलाने की आवश्यकता थोड़ी ना पड़ेगी। अब इसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम मतलब इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं या बिना पेन यूज किए भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं था। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, जल्दी से फटाफट देखो यार भाई। 7300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित, मतलब शुरुआत के दिन और लास्ट के दिन दोनों दिन सम्मिलित है, का साधारण ब्याज क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न जब आए तो कैसे निकालोगे। समय देख लो, सबसे पहले कब से कब दिया है, 11 में 11 में 1987, ठीक है, और यहां पे 10 सितंबर 1987। अब यहां से एक बात बताइए भाई, 11 मई का जो महीना होगा वो कितना 31 का होता है, तो यहाँ पे कुल समय कितना हो जाएगा मेरे भाई 11 में, अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो कुल 21 दिन हो जाएगा, क्योंकि 21 देखो, अगर 31 में माइनस कर दोगे 11 तो कितना बचेगा, 20 ही बचेगा। लेकिन उसने बोला है ना कि दोनों दिन सम्मिलित, मतलब शुरुआती दिन 11वां दिन भी ऐड करना, तो 21 दिन हो जाएगा। क्लियर है बात भाई। 11 में मतलब 11 दिन। अब ऐसा बोला गया कि हम जब शुरुआती दिन भी सम्मिलित करेंगे तो 10 दिन बीतने के बाद में तो 11वां दिन आएगा, तो 10 दिन गुजर चुका है। 11वां दिन जो होगा उसको भी लेना होगा, तो हमें 31 में 10 ही तो माइनस करना चाहिए, तो मैंने माइनस कर दिया। अब ये मई के बाद जून आता है, जून हो जाएगा तुम्हारा 30 का, जुलाई हो जाएगा 31 का, अगस्त भी हो जाएगा 31 का, और सितंबर में हमें सिर्फ और सिर्फ 10 दिन लेना था, क्योंकि 10 दिन ही हो पाएगा। लास्ट के दिन ऐड करोगे तब भी 10 ही दिन हो पाएगा, क्योंकि इसमें 10 ही सितंबर तक का बताना था। अब इसको जोड़ दीजिए, कुल कितना समय आ रहा है, 30 30 60 30 90 90 और 2 110, मतलब 110 हो जाएगा, और ये 10 120 1 2 3, मतलब टाइम कितना आ गया मेरे भाई 123 दिन, 123 दिन। अब हमें क्या चाहिए था, ब्याज चाहिए, तो एसआई बराबर क्या करना होगा, एसआई बराबर क्या करना होगा, जल्दी से बताओ, पी इंटू आर इंटू टी। पी कितना है 7300, आर कितना है 5%, और टाइम कितना है 123 दिन। अगर इसको डेज, इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो 365 से डिवाइड करना होगा। अब मेरे भाई इसको सिंप्लीफाई अगर कर दिया जाए तो इससे ये कट जाएगा, और ये 5 से कितने बार में कटेगा, 5 से ये कट जाएगा 73 बार में, 5 7 35 5 3 15, और इससे ये 73 से 73 कट जाएगा, तो एसआई के रूप में कितना आ जाएगा 123, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर था। ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बात। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। जल्दी से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मेरे भाई, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को करो, मजा आ जाएगा आज के। इसके बाद वाला जो टाइप होगा थोड़ा सा इसमें लेवल और बढ़ा देंगे, और एक से एक भयंकर डाटा पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, दिखाएंगे, तुम्हें बताएंगे कि जादू भी कोई चीज होती है। और देखो, दो अलग अलग ब्याज दरों से 1350 रुपए की धनराशि 3 वर्षों के साधारण ब्याज में अंतर 40.5 हो तो ब्याज दर में अंतर ज्ञात करें। सबसे पहला काम ना देखो, क्वेश्चन आधा सॉल्व तभी हो जाता है जब आप मेरा आज टीका जाके रहेगा, चलो कोई बात नहीं। जब आप देखो, मैं ये कहना चाह रहा था कि क्वेश्चन आधा आप सॉल्व तभी कर लेते हो जब आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ लेते हो। और मेरे भाई यहाँ पे बोला गया दो अलग अलग ब्याज दरों से, प्रिंसिपल एक ही है,
प्रिंसिपल एक ही है, लेकिन दो अलग अलग रेट से 3 साल का जब साधारण ब्याज निकाला गया तो उन दोनों में अंतर कितने का आ गया? 40.5 का। क्लियर है बात? तो हमें बताना है कि उस ब्याज दर में अंतर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एक होगा 10, एग्जाम्पल, एक होगा 10, एक होगा 7, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3। तो वही हमें बताना है, लेकिन 10 और 7 है नहीं, ये कंफर्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतर तरीका मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यकीन मानो कि इसके अलावा, इस प्लेटफॉर्म के अलावा तुम्हें कहीं और नहीं दिखेगा, क्योंकि ये खुद मेरे द्वारा बनाया गया ये चीज है। तो इस बात को समझिएगा। अब ये मुझे बताओ कि 3 साल का कुल जो अंतर बन रहा है वो कितना बन रहा है? 40.5। बोलो हाँ है ना? तो 1 साल का कितना बनेगा? 1 साल का कितना बनेगा? 13.5। बात खत्म। 1 साल का कितना? 13.5। अगर 1 साल का अंतर उसका 13.5 है, ब्याज में अंतर 13.5 है, तो हम परसेंटेज में निकाल लेते, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया था। तो भाई एक बात बताओ कि अंतर 1 साल का 13.5 है, भाई किसके रिस्पेक्ट में? प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 1350 के रिस्पेक्ट में प्रतिशत निकाल लो, पॉइंट हटाओगे, 1 जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 135 से कट जाएगा एक बार में। मतलब दोनों ब्याजों के बीच का जो अंतर होगा, ब्याज दरों के बीच का जो अंतर होगा मेरे भाई, वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 1% हो जाएगा। ठीक है ना? जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए प्लीज। आइए देखिए, इसके लिए भी कोई तुम्हें बेहतर तरीका बता रहे हैं, बेहतर अप्रोच बता रहे हैं। बस ध्यान से चीजों को समझना और मजा आ जाए तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और थोड़ा सा कृपया करके शेयर वाले बटन पे क्लिक करके 5 सेकंड का समय लगता है, आप सभी उन दोस्तों तक भी शेयर करें। क्लियर है बात? कमेंट में जरूर बताना कि हमारा तरीका, हमारा मेहनत, हमारा अप्रोच आपको कैसा लगा। ठीक है? आइए, कोई धनराशि 4% की दर से निश्चित समय में 3 गुना हो जाती है, तो उसी समय में किस दर से 6 गुना हो जाएगी? बात खत्म। क्वेश्चन देखो आंसर, क्वेश्चन देखो आंसर, अप्रोच ऐसा होना चाहिए। और वही मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये सारी चीजें मन में होना चाहिए था, लेकिन आपको सिखाना है, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये मुझे बताओ कि कोई प्रिंसिपल 3 गुना हो जाता है मेरे भाई, कोई प्रिंसिपल 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब 1 से 3 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? 3 गुना का मतलब 1 से 3, 4 गुना का मतलब 1 से 4, 5 गुना का मतलब 1 से 5। अब प्रिंसिपल अमाउंट में ये रेशियो बनेगा। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 300 होगा। अगर हम ये मान ले कि प्रिंसिपल 100% है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 300%। हमें रेट चाहिए ना, इसलिए परसेंटेज में ले लेते, कहानी निपट जाएगा एक ही लाइन में। अब ये मुझे बताओ कि अगर इसको 3 गुना करना है, इसका मतलब कि प्रिंसिपल तो खुद ही 100% है, तो इसका मतलब कि ब्याज के रूप में यहां पे कुल कितना मिलेगा? 200%। ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? 200%। अब हमें यह बताना था कि यही प्रिंसिपल भाई अपने आप में 100% है, कितना गुना? 6 गुना कितने समय में होगा? तो 6 गुना का मतलब 600% करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि अमाउंट अगर 600% है, प्रिंसिपल 100% है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 500%। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 500%। अब हमें यह बताना है कि समय यही है, प्रिंसिपल वही है, इतना प्रतिशत का ब्याज उसी समय में बोला है ना, उसी समय में किस दर से मिलेगा? ये आप समझिएगा, दर की बात समझिएगा भाई। यहां पे 200% का जो ब्याज मिला था दोस्त, 200% का जो ब्याज मिला था प्यारे भाई, वो कितने कब मिला था? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल 4% था ना। आप समझिएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल कितना था? 4% था। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल 4% था, तो मुझे ब्याज के रूप में यहां से कितना मिल गया था? 200%। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां से हमें 4 से इसको काट दें तो आप कहोगे 4 से 50 बार में कट जाएगा। मतलब इसका ये है कि जब 50 का ब्याज मिला होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 1%। नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास जो शुरुआती में दर था वो 4% था। अब कोई एक समय था, उस समय में 200 रुपये का कुल ब्याज मिल गया। यहां से परसेंटेज अगर हटा दीजिए, सब काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है, काट दिया, ठीक है ना। यहां से भी परसेंटेज हटा दीजिए, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 4% जब हमारा ब्याज की दर था सालाना, तो कुल हमें ब्याज जब ये 3 गुना हुआ था तो 200 का मिला था। मतलब 4% पे ब्याज 200 का, तो 1% रेट पर ब्याज कितने का मिलेगा? 50 का मिलेगा। लेकिन हमें कितने करना था? हमें 600 गुना करना था, 6 गुना करना था।
6 गुना करने का मतलब कि प्रिंसिपल को 100 से 600 होना पड़ेगा, और 100 से 600 होगा मतलब ब्याज कितना हमें चाहिए 500। और जब 50 रुपए का ब्याज के लिए 50 रुपए का ब्याज के लिए ब्याज की दर 1% है, तो 500 के लिए कितना हो जाएगा भाई, 500 के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से इधर भी कर दो, बात खत्म। यहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। यही इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर था, मतलब ऑप्शन बी इसका फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मैंने एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मैंने किया क्या भाई, यहाँ से देख लिया कि 3 गुना होगा मतलब 100 से 300 हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट कितने का 200 का। 6 गुना हमें करना था तो 100 से 600 करने के लिए हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए 500 चाहिए, बात खत्म। अब हमने ये देखा कि शुरुआती में हमारा ब्याज दर दिया हुआ था, बाद में का बताना था, समय नहीं पता था, बस इतना जरूर पता था कि 4% वार्षिक दर से आपको 200 रुपए का ब्याज मिल रहा था किसी एक निश्चित समय में, और उसी समय में हमें यह बताना था कि 500 रुपए का ब्याज किस रेट से मिलेगा। तो जब हमें पता चल गया कि 200 का ब्याज 4% पर के रेट से मिल रहा है, तो 50 का ब्याज 1% पे मिल जाएगा उस समय में, बात खत्म। हमें 500 चाहिए था, 500 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, रेट 10% आ गया। चलिएगा अगला प्रश्न जल्दी से फटाफट, अगला प्रश्न बहुत ही बेहतर, बहुत ही उम्दा, मजा आ जाएगा। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। जल्दी से देखो, कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से निश्चित समय में 3.5 गुना हो जाती है, उसी समय में किस दर से 2.5 गुना हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। आओ इसको ठिकाने लगाते हैं। कोई प्रिंसिपल 3.5 गुना हो जाती है, ठीक है दोस्त। 3.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल 1 है, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7/2। अब ये 2 इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 को हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पे धीरे से चिपका दीजिए 2, बात खत्म। तो प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो ये बनेगा। अब आ जाइए, हमें कितना गुना करना है 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब ये है दोस्त कि प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो क्या बनेगा भाई, अगर ये 1 होगा, समझिएगा, लिखना नहीं है बस समझिए, अगर ये 1 होगा तो 2.5 का मतलब ये 5/2 होगा। 2 इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेशियो कितना बन जाएगा 2 और 5 का। अब इसके लिए पहले केस में तो रेट दिया हुआ था, पहले केस में अपने पास रेट दिया हुआ था कि पहले केस में जो रेट है वो कितना है 10% है। पहले केस में अगर रेट 10% है तो दूसरे केस में रेट कितना होगा, समय वही है, उसी समय में। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्त मेरे, अगर मैं इसको इस पे 2 जीरो लगा दूं ताकि कैलकुलेशन अपना आसान हो जाएगा, तो आप इतनी सी बात बताओ कि 200 से 700 होने में इसको कितने का इंटरेस्ट मिला होगा 500 का। अब यहीं से काम समाप्त हो जाएगा। 500 का ब्याज कितने, 500 का ब्याज उस समय में, कोई एक निश्चित समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। भाई जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना, तो ब्याज कितना मिला था 500। जब 1% होता तो आप मुझे ये बता दीजिए कि 1% में आप मुझे बताइए कि ब्याज उस समय में कितना मिलता 50 का। लेकिन हमें कितना चाहिए था भाई, अगर कोई प्रिंसिपल 200 से 500 हो जाए तो कितने का ब्याज मिल जाएगा 300 का। अब आप मुझे बताइए कि मुझे 300 का ब्याज चाहिए था, तो उसके लिए ब्याज दर क्या होना चाहिए। अब इसको 300 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इधर भी 6 से कर लीजिएगा, तो ये 300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 6%। मतलब इसका ये है कि जो ब्याज दर होगा रिमेनिंग के लिए सेकंड केस में, वो कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे। जल्दी से फटाफट अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होना चाहिए, अगला प्रश्न क्या होना चाहिए उसका उत्तर। जल्दी से फटाफट अगला प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से फटाफट देखिएगा। किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्षों में, किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्षों में धन से 3 गुना हो जाता है, ब्याज दर क्या करें। ये बेहद आसान था, जल्दी से इसको उड़ा करके फेंक के मार दो। प्रिंसिपल और अमाउंट में भाई ऐसा बोला गया कि धन से 3 गुना हो जाता है, मतलब अगर ये 100 होगा तो ये कितना 300 हो जाएगा, बात खत्म। अब ये बताओ कि 3 गुना होने का मतलब, अगर ये 100 था, ये 300, मतलब ब्याज के रूप में कितना मिला इसको 200 मिला। अब पूछा ये है, बोला ये है कि साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्षों में इतना हो जाता है, ठीक है। किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्षों में धन से 3 गुना हो जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे साधारण ब्याज जो है ना, ये धन से 3 गुना है। इसका मतलब दोस्त मेरे, इसका मतलब एक बात समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ अमाउंट नहीं आएगा। किसी धन का साधारण ब्याज 3 गुना हो रहा है, ऐसा ही होगा। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 300, बात खत्म। अब अगर समय अपने पास 12 साल का है, समय अपने पास 12 साल का है,
तो हमें ये बात तो पता ही है पहले से कि भाई प्रिंसिपल 100 है, अपने पास एसआई कितना 300। अगर 300 का ब्याज मुझे मिल रहा है 12 साल में, तो एक साल में कितना मिलेगा भाई, डिवाइड कर दो 12 से, बात खत्म। यहाँ पे 2 से काटो, 6 से काटोगे 2 बार में, 6 से कितने बार में, 5 बार में, 6 पंचे 30 0, और 2 से काट लो, ये कितने बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, ये 2 से 25 बार में, 2 से कितने बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तुम्हारा ये 25 बार में, और 2 से कटेगा 25 बार में। इसका मतलब ये है कि अगर 300 का ब्याज आपको 12 साल में मिल रहा है, इसका मतलब दोस्त मेरे कि एक साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 25, और एक साल का ब्याज अगर 25, प्रिंसिपल 100 है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, दर जो होगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ के होंगे। जल्दी से फटाफट अगला प्रश्न पे चलते हैं, जल्दी से फटाफट अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतर, इसको करने की कोशिश करो सभी लोग। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं का इतना हो जाती है, 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। अब एक बात बताइए कि कोई प्रिंसिपल स्वयं का इतना गुना हो जाता है, इसका मतलब 7/6 का मतलब समझिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेस में जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितना हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल वो चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल तुम्हारा 6 होगा। अब अगर कोई राशि इतना गुना हो जाएगी, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट बने या कभी भी ऐसा लैंग्वेज आपके क्वेश्चन में है कि कोई प्रिंसिपल इतना हो जाएगा या इतना हो जाएगी इतने समय में, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वो अमाउंट बनने जा रहा है। तो ये बता दो कि अगर ये 6 से 7 होना है, इसका मतलब ये कि इसको अमाउंट इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमें ब्याज की दर बताना था वार्षिक। अब ये बताइए समय 3 साल का था, समय कितने का था, 3 साल का था, ये बात हमें नहीं पता। अब ये बता दो कि प्रिंसिपल कितना है, पर इतना जरूर पता है कि इनके बीच का रेशियो हमें पता चल गया। अब अगर कोई प्रिंसिपल 6 से 7 हो रहा मतलब ब्याज कितना बन जाएगा, ब्याज कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब मेरे भाई 1 का ब्याज आपको कितने साल में मिला है, अगर 3 साल में ब्याज आपको मिला है 1 का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1/3, बोलो हाँ या ना, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1/3। या फिर इसको और थोड़ा सा इजी करना है, मतलब आप चाहते हैं कि ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है इससे हम निजात पा लें, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे इसको 3 के मल्टीपल में बना देते हैं। 3 का मल्टीपल ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 का मल्टीपल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 से डिवाइड करना था मुझे, तो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में ले लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 हो जाएगा। भाई रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि कोई प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल ये 18 हो जाएगा और अमाउंट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये बताइए कि कोई प्रिंसिपल 18 से 21 हो रहा है मतलब कितने का ब्याज मिल गया, 3 का, और 3 साल में अगर ब्याज मिल रहा है 3 का, तो 1 साल में कितना मिलेगा मेरे भाई, 1 का। अगर 1 साल में ब्याज 1 का है तो किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है, 18 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज के लिए 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 से कितने बार में, 2 से 50 बार में, और 2 से कितने बार में, 9 बार में, 50/9, कोई दिख रहा है क्या, 9 × 5 = 45, 50, ऑप्शन बी इसका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो आपको ऐसे उड़ा देना चाहिए। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला प्रश्न हम आप सभी के स्क्रीन पे लगा रहे हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 7/4 के बराबर हो जाएगी। फिर से वही चीज आपको बताना था, दर ही बताना था, साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्षों में कोई प्रिंसिपल खुद के रिस्पेक्ट में 7/4 हो जाए। मतलब 7/4 का मतलब फिर से समझिए कि प्रिंसिपल कितना बन जाएगा तुम्हारा, प्रिंसिपल बन जाएगा 4। देखो कोई प्रिंसिपल हो जाएगी, ऐसा बोला ना, तो हो जाएगी मतलब अमाउंट यहां बनने जा रहा है, कितना हो जाएगी, तो स्वयं का 7/4, मतलब प्रिंसिपल अगर 4 होगा तो अमाउंट कितना बन जाएगा भैया, 7 बन जाएगा। क्लियर है बात। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई प्रिंसिपल 4 से 7 हो रहा है तो ब्याज के रूप में कितना बन रहा है, ब्याज के रूप में कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे सर 3, लेकिन 4 साल में मिला है ना 3, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से कटेगा नहीं, तो हम 4 के मल्टीपल के फॉर्म में इसको पहले चेंज करते हैं। 4 से इधर मल्टीप्लाई किया, 4 से इधर, तो अब प्रिंसिपल हमारा 16 हो जाएगा और ये अमाउंट कितना 28। अब 16 से 28 होने का मतलब देखो यहाँ पे जितने से डिवाइड करना है ना उतने से मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। अब 16 से 28 होने का मतलब कि ब्याज कितना मिला होगा 12, और ये 12 का ब्याज कितने साल में मिल गया दोस्त, 4 साल में, बात खत्म। 3
एक साल में कितना मिला होगा 3, और एक साल में अगर 3 मिला है किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल 16 के रिस्पेक्ट में, बाकी मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंटेज के लिए। अब 2 से नहीं 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, और 25 है 75/4, 75/4%। कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो 18 चौक 72 और 3 75 ऑप्शन सी दिख रहा था। तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता थी नहीं, इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जल्दी से फटाफट, और मज़ा आ जाए तो मेरे भाई कमेंट में जरूर आप बताना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि इतना तो अधिकार आप सबने हमें दिया ही है, इतना तो अधिकार आप सबने हमें दिया ही है, और उसी अधिकार के बेस पे हम ये बात आपसे बोल रहे हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा फटाफट। आ जाइए, गर्मी प्रचंड लेवल पे। किसी निश्चित धनराशि पर 6/1/4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज धनराशि का 3/8 हो जाता है। ध्यान रखना, स्टेटमेंट को बस समझना है, क्योंकि जब आप नंबर्स और लैंग्वेज से खेलने सीख जाएंगे ना दोस्त, जब आप लैंग्वेज और नंबर से खेलने सीख जाएंगे, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा सफलता निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। आइए देखिए, बोला गया कि किसी निश्चित धनराशि पर, कोई एक धनराशि है जो हमें नहीं पता, 6/1/4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज धनराशि का 3/8 हो जाता है। इस बार साधारण ब्याज हो रहा है, मतलब इसका यह है कि 3/8 हो जा रहा है। क्या हो रहा है? साधारण ब्याज 3/8 हो रहा है धनराशि का, मतलब प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? प्रिंसिपल 8, और प्रिंसिपल 8 के रिस्पेक्ट में 3 का ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट जो बनेगा यहाँ पे कितना बन जाएगा? 11 बनेगा। अब बात किसकी थी? ब्याज की दर निकालना था। तो हमें क्या कर लेना चाहिए? अब आप मुझे ये बताइए कि समय अगर अपने पास इतना है, समय अपने पास इतना है, और हमें ये भी बात पता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का है? 3 का है। तो हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे? हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर लेंगे? सीधे सीधे इंटरेस्ट निकालने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 बराबर P कितना है? 8। R कितना है भैया? R कितना? अच्छा, दर ही बताना था, R वही होंगे। टाइम कितना है? जल्दी बता दो। 24 और 1 25, सॉरी मल्टीप्लाई होगा 25/4। भाई SI बराबर P × R × T। SI हमें पता था 3, प्रिंसिपल 8, रेट पता करना था, समय दिया हुआ था। सॉल्व कर लो, यही आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 से 2 बार में, और ये 25 से 4 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, तो R कितना आ जाएगा? 6%। और ये इस प्रश्न का उत्तर था। ऑप्शन बी इसका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जल्दी से फटाफट अगला प्रश्न इसका आप जल्दी से बताओ। अगला प्रश्न जल्दी से बताइए। किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 गुना हो जाता है। किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 गुना हो जाता है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ रेट पूछ दिया, लेकिन इस बार टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया कि समय और दर का जो संख्यात्मक मान है वो क्या है मेरे भाई? संख्यात्मक मान जो है वो क्या है? बराबर है। संख्यात्मक मान जो है वो क्या है? बराबर है। तो उस केस में क्या करेंगे? देखो तरीका क्या है समझना। संख्यात्मक मान का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए रेट सपोज दैट 5% है, तो समय भी 5% होगा। इसका मतलब यही है, सॉरी समय जो होगा 5 साल होगा। इसका मतलब ये है, अगर मान लो रेट 10% है तो समय कितना होगा? 10 साल होगा। संख्यात्मक का मतलब यही होगा, न्यूमेरिक वैल्यू उसकी बराबर होगा। इसका मतलब ये है, मतलब अगर यहाँ रेट और दर बराबर है, R और T बराबर है, तो यहाँ पे कंडीशन। अब ये बताओ कि यहाँ पे मेरे भाई अगर किसी धन का साधारण ब्याज 1/4 हो रहा है, साधारण ब्याज 1/4 हो रहा है, इस बात को समझिएगा। किसी धन का साधारण ब्याज 1/4 मतलब प्रिंसिपल तुम्हारा 4 बनेगा, और ये क्या बन जाएगा? SI बनेगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लो, SI बराबर ये कितना हो जाएगा? हम चाहें तो देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक बेसिक अप्रोच भी सीख लीजिए। अब SI कितना 1 हो जाएगा। अब SI बराबर P × R × T। P कितना है? 4। R कितना है भाई? R हमें पता नहीं है, R/100। और T कितना है? तो T जो है ये भी R के बराबर है, ऐसा हमने क्वेश्चन में बोला गया था। अब आप मुझे बताइए, जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? R² बराबर ये 100 इस तरफ आएगा, 100/4। अब जब ये इस तरफ जाएगा तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 से 100 को बाहर निकालोगे 10 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2, और ये फाइनली कितना आ जाएगा? 5%। तो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो R की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? 5% आएगी। डायरेक्ट मेथड क्या है इसका? डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड मेरे भाई, डायरेक्ट मेथड इसका ये है कि अगर मुझे R निकालना है, जब भी ये बात ध्यान रखना कि संख्यात्मक मान बराबर हो किसके? समय और दर के, तो उस केस में डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेना? स्क्वायर रूट। साधारण ब्याज कितना? 1/4 हो रहा है ना, इसको सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म।
सीधे सीधे 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। यहाँ से 4 से काटोगे 25 बार में, 25 बाहर निकलेगा, कितना आ जाएगा 5%। यही तुम्हारा फाइनल रेट होगा। जब भी संख्यात्मक मान बराबर होगा तो ये वाला अप्रोच लगा लेना, जल्दी से कम समय में आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलिएगा जल्दी से अगला प्रश्न करिए। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखिए। किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो। लो जी, फिर आ गया। आर बराबर कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, सॉरी 1/9 है, यहाँ पे 1/9 है, तो इसको मल्टीप्लाई बस 100 से कर दो, बात खत्म। बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 3। 10/3 कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 3 सही, 1/3, यही ऑप्शन बी इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिएगा जल्दी से अगला प्रश्न करिएगा। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है। यहाँ पे बराबर नहीं है, ध्यान ये रखना कि यहाँ पे वो वाला तरीका मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे आधी है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई अगर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 हो रही है, मतलब इसका ये है कि प्रिंसिपल तुम्हारा 25, एसआई कितना बन जाएगा मेरे भाई 8। तो एसआई बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। अब ये बताइए कि यहाँ पे बोला गया इफ द नंबर, यहाँ पे एक बार क्लियर कर लेते हैं, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम, मतलब रेट से ये आधा है, रेट का ये आधा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये R% है, R%, तो टाइम जो होगा, बोला है ना इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली हाफ, नंबर ऑफ ईयर जो है ये आधा है, अगर ये R है तो टाइम जो होगा R/2 होगा। क्लियर है बात? अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा 25 से कितने बार में? 4 बार में, और ये हो जाएगा तुम्हारा, इस तरफ जाकर के मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 4 × 8 बराबर R²। तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा? 8% डायरेक्ट। भाई R² स्क्वायर रूट के अंदर 8 × 8, मतलब जब बाहर निकालोगे तो एक R तो बच ही जाएगा, सॉरी 1 8 तो बच ही जाएगा ना, मतलब ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, मजे से एंजॉय करते हुए। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, और ये जो है दोस्त, ये कैसे करोगे देखो जरा। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर कितने समय में 7 गुना हो जाएगी? अरे ये तो बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आ गया, क्वेश्चन आ गया, जल्दी से देखना। कोई प्रिंसिपल अगर 4 वर्षों में भाई 2 गुना हो रही है, समझना बात को, इसका मतलब कि अमाउंट बन रहा होगा। भाई 2 गुना का मतलब ये 1 से 2 हो रही होगी। समय कितना लग रहा है? 4। समय कितना लग रहा है? 4 साल। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर इसी प्रिंसिपल को मुझे कितना गुना करना है भैया? 7 गुना करना है, बात खत्म। अगर मुझे इसको 7 गुना करना है दोस्त, तो आप मुझे बताइए कि ब्याज के रूप में मुझे कितना कमाना पड़ेगा? 6। यहाँ पे अगर 2 गुना हो रहा था तो ब्याज के रूप में हम कितना कमा रहे थे? 1। बोलो, 1 से 2 हो जाए मतलब ब्याज के रूप में 1 कमा रहे थे। और अगर ब्याज के रूप में हम 1 कमा रहे थे, वो भी 1 का ब्याज हम 4 साल में कमा रहे थे, तो 6 का ब्याज हम कितने साल में कमाएंगे? अब बताने की जरूरत तो है नहीं। बोलो बोलो बोलो, 6 चौके 24 साल। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 1 का ब्याज 4 साल में, तो 6 का ब्याज कमाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 6 से इधर भी करेंगे। तो 6 का ब्याज कमाने के लिए, क्योंकि 6 का जब तक ब्याज हम कमाएंगे नहीं तब तक ये 7 गुना होगा नहीं, और 6 का ब्याज कमाने के लिए जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा दोस्त? 24 साल। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन के रूप में थैंक यू आ गया, और थैंक यू का मतलब मेरे दोस्त ये होता है कि अब इस सेशन में इतना ही, बाकी इसके आगे के लिए हम मिलेंगे अगले सेशन में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी रखेंगे अपना ख्याल।